हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीएस बाय प्रियंका। और आज की इस क्लास में हम करेंगे 18 जुलाई के शिफ्ट 3 के जीके पीवाईक्यू का सल्यूशन। जो लोग इस चैनल पर नए हैं तो मैं उनको बता दूं कि मैंने इस चैनल पर जीके पीवाईक्यू की सीरीज़ स्टार्ट की है, जो कि आपके अपकमिंग सीजीएल एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है। तो इसलिए आपको ना इसको देखना है अच्छे से, और आपको इसका नोट्स नहीं बनाना है, क्योंकि आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जाकर इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। द कल्टिवेशन ऑफ डैश वॉज इंट्रोड्यूस्ड ऑन दी बाबा बूदान हिल्स इन इंडिया। यहाँ पे आपसे ये क्वेश्चन पूछा है सिंपली कि बाबा बूदान हिल्स यानी कि बाबा बूदान की जो पहाड़ियाँ हैं ना, वहाँ पर किस चीज़ की खेती होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी, कॉफ़ी। ये क्वेश्चन ना 2-3 बार रिपीट हुआ है वेरियस एग्जाम्स में, क्योंकि ये ना हर बार पूछ लेते हैं बाबा बूदान हिल्स क्यों फेमस है, या फिर कभी कभी ये पूछ लेते हैं ना कि कॉफ़ी के लिए कौन सी हिल फेमस है। तो मतलब क्वेश्चन चाहे इस तरह से भी पूछा जा सकता है और दूसरी तरीके से भी पूछा जा सकता है। अब यहाँ पे हिल्स की बात आ गई है तो मैंने सोचा क्यों ना हम हिमालय का डिवीज़न पढ़ लें, क्योंकि हिमालय का डिवीज़न जो है ना उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। CHSL में भी आया और CGL में भी आते रहते हैं। तो हम यहाँ पे सबसे पहले पढ़ेंगे हिमालय का जो डिवीज़न है वो लॉन्गिट्यूडनल डिवीज़न पढ़ेंगे। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब क्या है कि रिवर के आधार पर जो रीजनल डिवीज़न हुआ है उसको पढ़ेंगे। अगर हम बात करें इंडस और सतलज, तो इंडस और सतलज रिवर के बीच पंजाब हिमालय, सतलज और काली रिवर के बीच कुमाऊं हिमालय, काली और तीस्ता रिवर के बीच नेपाल हिमालय, तीस्ता एंड दिहांग के बीच असम हिमालय। और ये ना यहाँ पे जो पंजाब हिमालय लिखा है, पंजाब हिमालय को कश्मीर हिमालय भी बोलते हैं या फिर हिमाचल हिमालय भी बोलते हैं। काफ़ी सिंपल है इसको याद करना, आप इसको 2-3 बार पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा। ये जो हमने पढ़ा ये लॉन्गिट्यूडनल या फिर रीजनल डिवीज़न था। और अभी आपको पढ़ना है ना हिमालय का जो हम कितनी हाई पीक्स वगैरह हैं उनके हिसाब से जब हम बांटते हैं तो 3 भाग में हम हिमालय को डिवाइड करते हैं। एक तो हम बोलते हैं हिमाद्री, जिसको इनर हिमालय या फिर ग्रेटर हिमालय भी बोलते हैं। और ऐसा इसलिए बोलते हैं ना क्योंकि इसमें काफ़ी ऊंचे ऊंचे पीक्स, काफ़ी ऊंची ऊंची चोटियाँ इसमें आती हैं। दूसरे नंबर पे आता है हिमाचल हिमालय या फिर लेसर हिमालय। उसके बाद यहाँ पे आता है शिवालिक। तो यहाँ से आपको याद रखना है ना कि जो हमारा इनर हिमालय है या फिर हिमाद्री या फिर ग्रेटर हिमालय, इसमें आता है माउंट एवरेस्ट जो कि वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक है। उसके बाद आता है कंचनजंगा जो कि इंडिया की हाईएस्ट पीक है। वैसे इंडिया की हाईएस्ट पीक K2 गॉर्डन ऑस्टिन है, लेकिन वो है ना डिस्प्यूटेड एरिया में, तो आंसर यही माना जाता है कि कंचनजंगा जो है हाईएस्ट पीक है। और ये है कहाँ पर? सिक्किम में है। ठीक। दूसरा हिमाचल हिमालय या लेसर हिमालय, इसमें थोड़ी कम ऊंची चोटियाँ आती हैं, तो इसमें जो है शिमला, नैनीताल, मनाली इसी में पड़ता है। थर्ड यहाँ पे आता है शिवालिक। तो शिवालिक से आपको याद रखना है कि कुछ वैलीज होती हैं, कुछ घाटियाँ होती हैं जो लेसर हिमालय और शिवालिक को कनेक्ट करती हैं, उसको बोलते हैं दून्स। और अगर आपसे पूछा जाए कि देहरादून किस में आएगा, तो शिवालिक में, पाटली दून शिवालिक में, कोटली दून शिवालिक में। ये देहरादून जो है ना ये लार्जेस्ट दून है और इससे भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इसको आप ज़रूर याद रखेंगे। अगला है यहाँ नेक्स्ट यहाँ पर आपको ये जान लेना है ना ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट। तो इसको तो कभी अगर मान लीजिए क्वेश्चन आता है तो हम काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे केवल मेरा मकसद है आपको ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक बताने का। तो ईस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक जिंदागाड़ा है, जिसकी की ऊंचाई है 1690 मीटर्स। अब आप लोग कहेंगे कि जिंदागाड़ा नहीं है, महेंद्रगिरी है। तो महेंद्रगिरी हुआ करता था, लेकिन 2011 से जिंदागाड़ा जो है ईस्टर्न घाट्स की हाईएस्ट पीक है और ये ऑथेंटिक डाटा है। नेक्स्ट है यहाँ पर वेस्टर्न घाट की बात करें, इसको हम सह्याद्री भी बोलते हैं, और यहाँ की हाईएस्ट पीक है अनाईमुदी, जिसकी हाइट है 2695 मीटर्स। अगर पेनिनसुलर इंडिया के माउंटेन्स आते हैं ना तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे काफ़ी डिटेल में। यहाँ पे मैंने सिर्फ एक ओवरव्यू दिया है। अगला क्वेश्चन है, ड्यू टू अट्रैक्शन ऑफ सन एंड द मून व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ अप एंड फॉल्स डाउन ऑफ ओशियन वाटर इन अ डे। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण की वजह से जो ओशियन का वाटर होता है ना, समुद्र का पानी, वो ऊपर जाता है फिर नीचे गिरता है, ऊपर जाता है फिर नीचे गिरता है। तो वही कह रहा है कि दिन में ये कितनी बार होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 2, एक बार अप फिर डाउन।
इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। और इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि अप एंड डाउन, तो एक बार अप होता है एक बार डाउन, यानी कि 2 बार जो है ये फिनोमिना होता है एक दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरजी भंडारकर वॉज अ पॉपुलर लीडर ऑफ विच रिफॉर्मिंग सोसाइटीज। यहाँ पे आपसे ये क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा ऐसा समाज सुधारक समाज बना था जिसके की लीडर थे आरजे भंडारकर। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए, प्रार्थना समाज। लेकिन अगर आपसे बोले ना कि प्रार्थना समाज बना कब था, तो प्रार्थना समाज बना था 1867 में। अगर कोई बोले कि ये किसने बनाया था, तो इसको इस्टेब्लिश किया था या फिर फॉर्म किया था आत्माराम पांडुरंग जी ने। और अगर आपसे पूछे ना कि कब इन्होंने बनाया और कहाँ पर बनाया, तो दोनों पूछा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि ये कहाँ पर बनाया गया था, आर्य समाज 1875 में बना था। और अगर बात करें ब्रह्म समाज 1828 में बना था। आर्य समाज को स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने बनाया था, और उसके बाद हमारा जो ब्रह्म समाज है इसको बनाया था राजा राम मोहन रॉय ने। और अगर हम बात करें थियोसोफिकल सोसाइटी ना, तो ये 1875 में बना था, और ये बना था न्यूयॉर्क में। लेकिन ये फेमस इसलिए है ना क्योंकि इसका हेडक्वार्टर बाद में मद्रास में लेके आया गया, तो अड्यार नाम की जगह थी 1882 में, जब एनी बेसेंट इंडिया में थी उस टाइम पर। लेकिन ये पूछा इसलिए जाता ना क्योंकि 1882 में इसका हेडक्वार्टर इस्टेब्लिश किया गया अड्यार, जो कि मद्रास के पास है ना, चेन्नई में, वहाँ पर। तो इसलिए ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो ये इम्पॉर्टेंट है, ज़रूर याद रखिएगा। जो भी सोसाइटीज़ वगैरह फॉर्म हुई थी, जो बनी थी, उसको मैंने पिछले वाले शिफ्टों के सोल्यूशन में डिटेल में डिस्कस किया है। तो आप जो है लेक्चर नंबर 1 से प्रोसीड करिए, आपको बहुत बेनिफिशियल होगा। अगला क्वेश्चन है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द एपेक्स बॉडी फॉर स्पोर्ट्स प्रमोशन वॉज सेट अप इन द ईयर। अब यहाँ पे कह रहा है ना, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो कि भारत में खेलों के प्रमोशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एपेक्स बॉडी है, उसको किस ईयर में सेटअप किया गया, मतलब किस साल में बनाया गया। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी, 1984 में। ये जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इसको SAI यानी कि 1984 में यह बना, इसको ज़रूर याद रखेंगे आप। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना, उसको भी आप याद रखेंगे। अब देखिए, यहाँ स्पोर्ट्स के बारे में पूछा था कि कब बना स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो ये तो बना 1984 में। लेकिन मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट विंटर ओलंपिक गेम्स कहाँ पर हुए थे, फर्स्ट यूथ ओलंपिक गेम कहाँ पे हुए थे, फर्स्ट ओलंपिक गेम्स कहाँ पे हुए थे, तो ये मैंने 18 जुलाई के शिफ्ट 2 में डिस्कस किया है, तो वो ज़रूर देख लीजिएगा। क्योंकि हर बार क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा ना कि फर्स्ट एशियन गेम कब हुआ, या फिर क्रिकेट का पहला वर्ल्ड कप कब हुआ, या फिर ODI पहली बार कब हुआ। तो ये सारे क्वेश्चन ना आ जाते हैं उठ के स्पोर्ट्स से, और ये सदाबहार क्वेश्चन होता है कि हमेशा पूछे जाते हैं, तो ज़रूर देख के आइएगा वो वीडियो। अब यहाँ से आप ये याद रखेंगे, सेबी यानी सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये कब बना, तो 1988 में बना। नाबार्ड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 1982 में बना था। और अगर आपसे पूछे कि किसके रिकमेंडेशन पे यानी किस कमेटी के कहने पर बना था, तो शिव रमन कमेटी के रिकमेंडेशन पे नाबार्ड सेटअप किया गया था 1982 में। अगर आपसे पूछे कि RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब सेटअप किया गया, तो 1 अप्रैल 1935 में इसको सेटअप किया गया। और अगर आपसे पूछे कि यंग हिल्टन कमीशन के कहने पर ये बना था, और ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है ना कि इसका राष्ट्रीयकरण यानी नेशनलाइजेशन ऑफ RBI वाज डन इन 1949। 1949 में इसको नेशनलाइज कर दिया गया था RBI को। RBI को बोलते हैं बैंक ऑफ बैंक्स, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। और अगर आपसे पूछे पहले गवर्नर कौन थे RBI के, तो ऑसबॉर्न स्मिथ। लेकिन अगर आपसे पूछे कि पहले इंडियन गवर्नर कौन थे RBI के, तो CD देशमुख। अगर आपसे पूछे कि MFI यानी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को कौन रेगुलेट करता है, उसको नियंत्रित कौन करता है, तो RBI रेगुलेट्स MFI। MFI का मतलब माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, ठीक। और एक बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि ये माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन जो होते हैं ना, ये जो भी लोन वगैरह देते हैं, तो कितना लोन ये दे सकते हैं, तो इनके पास जो एसेट है उसका 50% ये लोन दे सकते हैं। अगला है यहाँ पे फादर ऑफ माइक्रो फाइनेंस, भी आप यहीं से याद कर लीजिए। फादर ऑफ माइक्रो फाइनेंस बोला जाता है मोहम्मद यूनुस को। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन वगैरह है ना, इसका कॉन्सेप्ट इन्होंने ही लेकर के आया था। इसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ मिला था। इंडियाज फर्स्ट RRB यानी रीजनल रूरल बैंक कहाँ पे सेटअप हुआ,
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, CHSL में पूछा हुआ है ये 2023 वाले में ही, कि इंडिया का फर्स्ट RRB कहाँ सेटअप हुआ था, तो मुरादाबाद यूपी में, और प्रथम बैंक उसका नाम था जो कि 1975 में इस्टेब्लिश किया गया था। और ये मुरादाबाद आप याद रखेंगे क्योंकि पता है CHSL वाला जो था उसमें ये स्टेट का नाम नहीं दिया था, पर्टिकुलर लोकेशन पूछा था, तो ज़रूर याद रखेंगे प्रथम बैंक 1975। और पहला माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन अगर आपसे पूछे कि कौन सा था, तो वो था सेवा बैंक, ठीक, और वो बना था 1974 में। अगला क्वेश्चन है, डैश वॉज द फर्स्ट वुमेन टू बी ऑर्डेन्ड एज अ भिक्खुनी इन द बुद्धिज्म। यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा कि बौद्ध धर्म में पहली भिक्षुणी बनने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी, महाप्रजापति गौतमी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बुद्धिज्म से रिलेटेड हम किसी और वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन है, ए नॉन एसआई यूनिट कॉल्ड निट is the unit of which of the following photometric quantities used to measure a multitude of light intensity। तो ये देखिए, जब 9th क्लास में हम पढ़ रहे होते हैं ना कि वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, सदिश राशियाँ, अदिश राशियाँ, मूल राशियाँ पढ़ते हैं, व्युत्पन्न राशियाँ पढ़ते हैं, यानी कि फंडामेंटल जो हमारे फॉर्मूले वगैरह होते हैं, डेराइव्ड क्वांटिटीज़ पढ़ते हैं, तो उन्हीं में ये सब पढ़ाया जाता है उस टाइम। तो निट जो है ना, ये ल्यूमिनेंस की जो है यूनिट होती है। ये जो ल्यूमिनेंस होता है ना, इसको कैंडल पर मीटर स्क्वायर में मेजर किया जाता है और इसी को हम बोल देते हैं निट्स, ठीक। अगला क्वेश्चन है, ऑन 29 जुलाई 2021 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च्ड विद्या प्रवेश, अ प्री स्कूल प्रिपरेशन प्रोग्राम फॉर स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग द चिल्ड्रन फॉर स्कूल। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि 29 जुलाई 2021 को इंडियन गवर्नमेंट ने विद्या प्रवेश स्कीम लॉन्च की, तो किस क्लास तक के स्टूडेंट के लिए उन्होंने लॉन्च की थी, ताकि जो भी एडमिशन करा रहे हैं नए क्लास में स्टूडेंट, उनको स्कूल जाने के लिए प्रिपेयर किया जा सके। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, इन्होंने ये सारा स्टार्ट किया था क्लास फर्स्ट के स्टूडेंट के लिए, ठीक है। और देखिए, जो भी चीज़ें हमारी स्कीम वगैरह होती है ना, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं और वो ये करंट अफेयर्स में कंसीडर नहीं करते। जैसे कि 2021 का क्वेश्चन था, बट सोचिए 2023 में पूछा गया, तो ये करंट अफेयर से रिलेटेड नहीं है, विद्या प्रवेश स्कीम यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, तो ज़रूर याद रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन है, द ओरिजिन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कैन बी ट्रेस्ड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी DPSP का ओरिजिन हम कहाँ से मान सकते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कराची रिजोल्यूशन से ये माना जाता है कि DPSP का ओरिजिन हुआ। और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हो, चाहे फंडामेंटल राइट्स हो, चाहे प्रेसिडेंट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, इनके आर्टिकल पूछे जाते हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर हम बात करें कराची रिजोल्यूशन आया कब था, तो 1931 में INC यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस का कराची सेशन हो रहा था, तो उसमें ये बात कही गई थी। अब यहाँ से ना आप DPSP के रिगार्डिंग कुछ चीज़ें याद रखेंगे जो कि बार बार रिपीट होती हैं, तो ज़रूर याद रखिएगा। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कई बार पूछा है कि किस पार्ट में आता है, तो पार्ट 4 में आता है। और आर्टिकल की बात करें 36 से 51 तक आता है। और उसके बाद अगर आपसे पूछे ना, DPSP को 3 टाइप्स में बांटा गया है, वैसे पढ़ने के लिए केवल, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन यानी हमारे संविधान में ऐसा मेंशन नहीं है इसका टाइप, लेकिन ये बस अपने पढ़ने की सुविधा की वजह से ये सब डिवाइड किया गया है। तो गांधीयन, लिबरल एंड सोशलिस्टिक। और पता है CHSL में क्वेश्चन कैसे पूछा गया था, उन्होंने बोल दिया था कि DPSP का टाइप नहीं है, तो इन तीनों के अलावा एक और ऑप्शन उन्होंने दिया था, तो उसको गलत करना था बस। अब यहाँ से देखिए, आर्टिकल 39A इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, यहाँ पे जो फ्री लीगल एड है ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अगला यहाँ पे आर्टिकल 40 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसमें पूछा जाता है ना कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, ये किस आर्टिकल में आता है, तो आर्टिकल 40 में। और अगर आपको आर्टिकल नहीं याद हो रहे हो तो मैंने एक ट्रिक की वीडियो डाली है इस आर्टिकल को याद करने के लिए, तो आप DPSP वाला ट्रिक मेरे ओल्डेस्ट वीडियो में जाके देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आर्टिकल 41, यहाँ पे है राइट टू वर्क, और इसके आगे भी कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, लेकिन आपको सिर्फ उतना जानना है जितने कि आप एग्जाम में जाके आंसर मार्क कर पाए, तो कीवर्ड आप ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 42 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी लीव्स, यानी कि मातृत्व अवकाश मिलना चाहिए और
कंडीशन जो होती है काम करने की, जहाँ पे आप काम करने जा रहे हैं वो कंडीशन भी अच्छा होना चाहिए, ये लिखा हुआ है आर्टिकल 42 में। लेकिन ये मैटरनिटी लीव के नाम से ज़्यादा पूछता है कि किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 42। नेक्स्ट है यहाँ पे लिविंग वेजेस फॉर वर्कर्स, यानी कि जो भी वर्कर काम कर रहे थे जाहिर सी बात है उनको वेजेस देने पड़ेंगे, पैसा देना पड़ेगा, तो आर्टिकल 43 में आता है वो। अगर बात करें आर्टिकल 43B, तो इसमें आता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का प्रमोशन करना है। नेक्स्ट है यहाँ पे आर्टिकल 44, यहाँ पे आता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी सबके लिए समान जो है लॉ हो। आर्टिकल 50 है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव, यानी न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच में सेपरेशन होना चाहिए, कोई एक दूसरे के काम में दखल नहीं देगा, ये आर्टिकल 50 में है। तो यहाँ पे आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, आर्टिकल 50 है ना, तो आधा आधा हो गया, तो सेपरेशन हो गया जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव का। आर्टिकल 51 में है प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, यानी अंतर्राष्ट्रीय शांति और उनकी सुरक्षा को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, इंडस्ट्रीज आर क्लासिफाइड डैश कैटेगरीज इन द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956। यहाँ पे आपसे कह रहा है कि जितनी भी इंडस्ट्रीज थी उनको कितने तरीके में बांटा गया था इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 में। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 3। और देखिए यहाँ से आपको याद रखना है कि अगर फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन बोले तो 1948 में आया था, अगर पूछे सेकेंड तो 1956 में आया था, थर्ड अगर यहाँ पे पूछे कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन कब आया तो 1991 में। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, वी हैव विंग्स इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स इवेंट्स। यहाँ पे कह रहा है कि वी हैव विंग्स जो शब्द है ये किस स्पोर्ट इवेंट से रिलेटेड है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी, ओलंपिक्स 2020। अगर आपसे पूछे कि 2020 का ओलंपिक गेम्स कहाँ पर हुआ था, तो ये हुआ था टोक्यो जापान में, और कोविड-19 की वजह से ये पोस्टपोन हो गया था, तो ये 2021 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। यहाँ पे कह रहा है कि इनमें से कौन सा फ्रेश वाटर लेक नहीं है। यहाँ पे ना आपको ऑप्शन भी ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि नॉट वाला पूछा है। कई बार क्या होता है ना कि हम जल्दी जल्दी में देखते नहीं हैं कि क्या पूछा है, तो गलत हो जाता है क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए पुलिकट जो है ये फ्रेश वाटर लेक नहीं है। अगर आपसे पूछे ये है कहाँ पर पुलिकट लेक, तो ये है आंध्र प्रदेश में। यहाँ से आपको ये भी याद रखना है ना कि लोकटक लेक जो है ये मणिपुर में है, और अगर भीमताल लेक पूछे ना तो ये हमारा उत्तराखंड में है। अब यहाँ से ना आप कुछ और इम्पॉर्टेंट लेक्स के नाम याद रखेंगे, जैसे कि वेम्बानंद लेक, ये केरला में है और ये लॉन्गेस्ट लेक ऑफ इंडिया है। इसको ज़रूर आप याद रखेंगे, कई बार पूछा गया है। लॉन्गेस्ट लेक है ये। नेहरू बोट रेस जो होता है ना वो पुन्नमादा लेक जो केरला का है वहाँ पर आयोजित किया जाता है। लोकटक लेक तो हमने देख ही लिया कि ये मणिपुर में है। कोलेरू लेक भी आंध्र प्रदेश में है, वेरी इंपॉर्टेंट। रेणुका लेक अगर पूछे तो हिमाचल प्रदेश, कन्वर लेक अगर पूछे तो बिहार में। इतना आपको यहाँ से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, सिंगल सेल्ड लाइफ फॉर्म्स वर डिस्कवर्ड बाय एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक इन। यहाँ पे कह रहा है सिंगल सेल्ड लाइफ जो है वो एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने कब डिस्कवर की थी, तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी 1674 में। सेल के रिगार्डिंग हमने सारे क्वेश्चन देख लिए हैं पिछले शिफ्टों के सोल्यूशन में। तो आप बताइए कि एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने किस सेल की डिस्कवरी की थी, तो राइट आंसर हो जाएगा इन्होंने डिस्कवरी की थी लिविंग सेल की। लेकिन इनसे भी पहले डेड सेल की डिस्कवरी की थी रॉबर्ट हुक ने। और अगर आपसे पूछे कि किस ईयर में इन्होंने किया था डिस्कवरी, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1665 में। और ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, सेल के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको आप ज़रूर याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, मैच दी फॉलोइंग नेबरिंग कंट्रीज़ ऑफ इंडिया विद देयर ऑफिशियल लैंग्वेज। और ये क्वेश्चन जो है ना 3-4 बार रिपीट हुआ है ये वाला, कि भूटान की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है। तो यहाँ पे आपको मैचिंग में दिया है, श्रीलंका की ऑफिशियल लैंग्वेज सिन्हाला या सिन्हलीस बोलते हैं उसको। तो ए का जो है सी और एक ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। फर्स्ट का सी। भूटान का आप ज़रूर याद रखेंगे जोंगखा, और म्यांमार का बर्मीज़। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी मैंने बताया है आपको क्वेश्चन कि जितना भी रिवोल्ट का सेंटर था 1857 का, वहाँ पे सेंटर कहाँ था और लीडर वहाँ से कौन कौन से थे। तो मैंने आपको बताया था ना कि 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था वहाँ से पूछा कि बिहार से लीड किसने किया था,
तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी, वीर कुंवर सिंह ने लीड किया था बिहार से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ से हम लोग जितना भी क्वेश्चन कर रहे हैं ना, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड मिल रहे हैं। अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप क्लास 1 से देखिए, आपको ज़रूर पता चल जाएगा कि बहुत सारे क्वेश्चन जो मैंने पिछले शिफ्टों में बताए हैं वो सारा यहाँ पे रिपीट हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए ये भी बताया हुआ क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि थबल चोंगवा इज़ अ फोक डांस ऑफ विच इंडियन स्टेट। यहाँ पे पूछ रहा है थबल चोंगवा कहाँ का फोक डांस है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी, मणिपुर का है। मणिपुर का एक इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है याओसेंग फेस्टिवल, जो होली के टाइम मनाया जाता है, तो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ से ना आपको गोवा के कुछ फोक डांसेस याद रखने हैं। गोवा से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें पूछी जाती हैं, तो गोवा से आप याद रखेंगे। यहाँ पर फुगड़ी अगर पूछे तो गोवा का है, और अगर पूछे तरंग मेल तो ये भी गोवा का है, और अगर पूछे ढालो तो ये भी गोवा का है। और ये जितना भी मैं लिख रही हूँ ना, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। और अगर कुनबी डांस पूछे तो ये भी गोवा का ही है। और अगर आप यहाँ से याद रखना चाहें तो मांडो डांस भी याद रखिएगा, मांडो फोक डांस भी गोवा का है। अगला क्वेश्चन है, सिसोदिया राजपूत रूलर ऑफ मेवाड़ अमर सिंह एक्सेप्टेड मुगल सर्विसेज ड्यूरिंग द रेन ऑफ। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है कि सिसोदिया राजपूत रूलर जो थे मेवाड़ के, अमर सिंह, उन्होंने मुगल सर्विसेज को एक्सेप्ट कर लिया था किसके शासनकाल के टाइम पर। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी, जहांगीर के शासनकाल के टाइम पे इन्होंने जो है मुगल सर्विसेज को एक्सेप्ट कर लिया था। यहाँ से आपको अकबर का टाइम पीरियड याद रखना है कि 1556 से लेकर के ये 1605 तक रहा था, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म के बारे में कह रहा है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करिए। पहला ऑप्शन है यहाँ पर, जिम्नोस्पर्म्स आर फाउंड एज वुडी श्रब्स, ट्रीज और लियानास एंड इंक्लूड नो ट्रू एक्वेटिक एंड फ्यू एपिहाइट्स। यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है ना वो बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी यहाँ पे है, जिम्नोस्पर्म्स आर सीडलेस फ्लावरिंग प्लांट, तो ये बिल्कुल गलत है, ये सीडलेस नहीं होते। ऑप्शन बी जो हो जाएगा इनकरेक्ट हो जाएगा। अब देखिए प्लांट किंगडम है ना, उसको हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं, क्योंकि इससे ना क्वेश्चन बहुत बारी पूछा जाता है। प्लांट्स को ना पहले 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला होता है डू नॉट हैव वेल डिफ्रेंशिएटेड बॉडी, यानी ऐसे प्लांट जिनकी बॉडी पार्ट्स ना डिफ्रेंशिएटेड नहीं है, अलग अलग नहीं है, तो उनको बोलते हैं थैलोफाइटा। और जिनमें डिफ्रेंशिएटेड बॉडी होती है, मतलब रूट्स अलग, स्टेम वगैरह सब अलग अलग होते हैं, डिफ्रेंशिएटेड होते हैं, तो उनमें भी 2 तरीके से डिवाइड किया जाता है फर्दर। एक तो वो जिनमें वस्कुलर टिश्यूज़ नहीं होते हैं, और एक जिनमें वस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि वस्कुलर टिश्यूज़ क्या है। जाइलम एंड फ्लोएम जो होता है ना, उसी को बोलते हैं वस्कुलर टिश्यूज़। तो अगर वो नहीं है तो हम उसको बोलते हैं ब्रायोफाइटा, और ब्रायोफाइटा को बोलते हैं एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर देखिए वस्कुलर टिश्यूज़ है तो उसको फर्दर हम 2 कैटेगरी में बांटते हैं। एक तो वो प्लांट जो कि सीड प्रोड्यूस करते हैं, यानी जिनमें बीज होता है, और एक तो वो सीड्स जिनमें बीज नहीं होता है। तो जिनमें बीज नहीं होता है ना, उसको बोलते हैं टेरिडोफाइट्स, और जिनमें बीज होता है उनमें हम देखते हैं कि जो बीज है वो बेयर नेकेड सीड्स है, यानी कि जो सीड है उस पर आउटर कवरिंग है या नहीं। और एक हम देखते हैं कि कौन सा ऐसा सीड है जो कि फ्रूट के अंदर है। तो जो बियर नेकेड सीड्स होते हैं ना, उन सारे प्लांट को बोलते हैं जिम्नोस्पर्म, और जो भी सीड्स होते हैं इनसाइड द फ्रूट, उन सारे प्लांट को बोलते हैं एंजियोस्पर्म। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ था ना कि सीडलेस फ्लावरिंग प्लांट है, तो सीडलेस कैसे हुआ, इसमें सीड्स होते हैं, और जिनके सीड्स फ्रूट के अंदर होते हैं वो होते हैं एंजियोस्पर्म। अब एंजियोस्पर्म में भी ना आउटर कवरिंग जब 1 लेयर की होती है, 2 लेयर की होती है, तो उसको बोलते हैं मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स। ये उतना भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये ज़रूर याद रखिएगा कि किसको किसको क्या बोलते हैं, और इस फ्लो चार्ट से ना आपको याद हो जाएगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन अ स्टेट shall not exceed dash of the total number of members of the legislative assembly of that state। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है ना कि लेजिस्लेटिव असेंबली किसी भी राज्य में जो होती है, तो वहाँ पे जो मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर को मिला करके कितने % से ज़्यादा लोग नहीं होने चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा 15%। लेजिस्लेटिव असेंबली में मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर को मिला करके 15% से ज़्यादा लोग नहीं सेलेक्ट किए जा सकते। और अगर आपसे पूछे कि प्राइम मिनिस्टर के बारे में बात कहाँ की गई है,
तो आर्टिकल 75 में। अगर आपसे पूछे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी मंत्री परिषद के बारे में किस आर्टिकल में बात कही गई है, तो आर्टिकल 74 क्लॉज 1, मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। ये जो है ना स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछ लेता है, तो ज़रूर याद रखिएगा कि मिनिस्टर जो होते हैं वो लोकसभा के लिए कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं और प्रेसिडेंट के लिए ये इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई एन एप्लीकेशन इन विच सोलर सेल्स आर नॉट यूज्ड। यहाँ पे कह रहा है कि ऐसे एप्लीकेशन का नाम बताइए जिसमें कि सोलर सेल्स यूज़ नहीं किए जा सकते। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी, लिफ्ट सिस्टम। अब यहाँ से आपको ये याद रखना है कि रेडियो में, स्पेस प्रोब्स में एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स में यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि ना ये भी पूछ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर दिवाली फॉल्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ्स ऑफ हिंदू कैलेंडर। यहाँ पे कह रहा है दिवाली जो है वो हिंदू कैलेंडर के किस महीने में मनाई जाती है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कार्तिक मंथ में मनाई जाती है। ये सारे क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा फेमस हो रहा है कि हिंदी मंथ पूछ लेते हैं। हिंदी मंथ ना बहुत ज़्यादा इन लोगों ने पूछना स्टार्ट किया है एसएससी ने, तो आप सारे मंथ को देख लीजिए क्या क्या बोलते हैं। तो जैसा कि हिंदू कैलेंडर होता है ना वो मार्च अप्रैल से स्टार्ट होता है, न्यू ईयर इनका, तो चैत्र बोलते हैं मार्च अप्रैल को, अप्रैल मई को बोलते हैं बैसाख, मई जून का ज्येष्ठ और जून जुलाई को आषाढ़, जुलाई अगस्त को श्रावण मंथ बोलते हैं क्योंकि अभी सावन लगा भी है ना, तो श्रावण मंथ बोलते हैं जुलाई अगस्त को, अगस्त सितंबर को भाद्रपद बोलते हैं, सितंबर अक्टूबर को अश्विन और अक्टूबर नवंबर को कार्तिक। देखिए यहीं पे पड़ता है ना दिवाली, तो कार्तिक मंथ में पड़ता है। नेक्स्ट है यहाँ पे नवंबर दिसंबर, उसको बोलते हैं मार्गशीर्ष, दिसंबर और जनवरी को पौष बोलते हैं, जनवरी फरवरी को माघ और फरवरी और मार्च को फाल्गुन। जब होली पड़ती है ना तो फाल्गुन में पड़ती है। अगला क्वेश्चन है द बाईएनियल ट्राई सर्विसेज एम्फीबियस एक्सरसाइज एमफिक्स 2023 वॉज कंडक्टेड इन डैश फ्रॉम 17 to 22 जनवरी 2023। यहाँ पे कह रहा है ना कि बाईएनियल यानी जो 2 सालों में एक बार होती है और ये ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज है। ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज का मतलब आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों पार्टिसिपेट करते हैं। तो वही यहाँ पे पूछा है कि ये एमफिक्स एक्सरसाइज जो 2023 जनवरी में हुई वो कहाँ पर हुई, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आंध्र प्रदेश में हुआ। और एक्सरसाइज से भी ना क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको भी आपको याद रखना है ज़रूर से। वज्र प्रहार अगर पूछे तो इंडिया और यूएस के बीच होता है। अजय वॉरियर इंडिया और यूके के बीच होता है। संप्रीति अगर पूछे तो ये बांग्लादेश के साथ, और सूर्य किरण होता है इंडिया नेपाल के बीच। इक्वेरिन होता है मालदीव्स और इंडिया का। लेमाटी एक्सरसाइज होता है इंडिया एंड सिचल्स। बोल्ड कुरुक्षेत्र सिंगापुर, और अगर पूछे युद्धाभ्यास तो यूएस के साथ। नोमैडिक एलिफेंट जो होता है ये होता है मंगोलिया के साथ। अगला क्वेश्चन है पद्मजा रेड्डी who was conferred the Padma Shri in 2022 is renowned for which of the following dance form। यहाँ पर कह रहा है पद्मजा रेड्डी जिनको 2022 में पद्मश्री दिया गया वो किस डांस फॉर्म से रिलेटेड हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुचिपुड़ी। तो जहाँ पर भी आप रेड्डी वर्ड देखें ना तो आप कुचिपुड़ी आंसर मार्क करिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्लासिकल डांस है आंध्र प्रदेश का, यहाँ से आप ये भी याद रखेंगे। भरतनाट्यम अगर पूछे तमिलनाडु का, ओडिसी अगर पूछे तो ओडिशा का, कथक है उत्तर प्रदेश का। अगला क्वेश्चन 3-4 बार रिपीटेड है, ज़रूर इसको स्टार मार्क करिएगा। सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स अकॉर्डिंग टू द गिवन सीक्वेंस ऑफ दियर एसोसिएटेड पर्सनैलिटीज़। उस्ताद अल्लाह राखा, तोताराम शर्मा, TH विनायक्रम। तो यहाँ पे देखिए हमें ये तो पता है ना कि उस्ताद अल्लाह राखा जो है ये तबला प्लेयर है, तो 2 ऑप्शन तो अपने आप कट जाएंगे। तोताराम शर्मा जो है ये पखावत से रिलेटेड हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तोताराम शर्मा पखावज एंड TH विनायक्रम घटम से रिलेटेड हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हो जाता है। अगला है यहाँ पर व्हाट इज़ द नेम ऑफ द स्कीम लॉन्च्ड इन 2022 फॉर द वेलफेयर मेजर्स ऑफ द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी एंड फॉर पर्सन्स हु आर एंगेज्ड इन द एक्ट ऑफ बेगिंग। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है कि 2022 में ना एक स्कीम लॉन्च की गई ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए और उन लोगों के लिए जो कि इन्वॉल्व हैं एक्ट ऑफ बेगिंग में। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए, स्माइल स्कीम। अगर आपसे इसका फुल फॉर्म पूछे तो सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज।
तो इसका फुल फॉर्म है सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड इंटरप्राइज। अगर आपसे पूछे कि किसने इसको लॉन्च किया था, तो बाय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा ये लॉन्च किया गया था, क्योंकि मिनिस्ट्री भी कभी कभी ये लोग पूछते हैं, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है जीडीपी डिफ्लेटर इज इक्वल टू, जीडीपी डिफ्लेटर का यहाँ से फॉर्मूला पूछ रहा है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100। जीडीपी डिफ्लेटर का मतलब ये होता है ना कि जीडीपी जो हमारी बढ़ी हुई दिखती है, तो वो इन्फ्लेशन यानी महंगाई की वजह से दिखती है इतनी बढ़ी हुई, या फिर वो प्रोडक्शन हमारा बढ़ गया है इसकी वजह से जीडीपी बढ़ी हुई दिखाई देती है। तो इसी को मेजर करने का एक तरीका है कि हम जान पाएँ कि जीडीपी डिफ्लेटर है कितना, यानी वास्तव में हमारी जो जीडीपी है वो बढ़ी है या सिर्फ दिख रही है कि बढ़ी है। ये हो गए हमारे शिफ्ट के क्वेश्चन, जो 25 क्वेश्चन थे एज इट इज़, इसमें मैंने कोई चेंजेस नहीं किए थे ऑप्शन में भी। और अब हम करेंगे करंट अफेयर्स के 5 क्वेश्चन जो कि इम्पॉर्टेंट हैं एग्जाम पर्सपेक्टिव से। अब देखिए पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, हु वॉन 77th टाइटल ऑफ संतोष ट्रॉफी। संतोष ट्रॉफी का 77th टाइटल किसने जीता? इसको जीता सर्विसेज ने, रनर अप गोवा रहा था। अगर आपसे पूछे कि ये होस्ट कहाँ पर किया गया, तो अरुणाचल प्रदेश में। अब यहीं से आप याद रखेंगे कि 2024 का रणजी ट्रॉफी किसने जीता, तो मुंबई जो है चैंपियन था, रनर अप था विदर्भ, और प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे थे तनुष कोटियन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आजकल बहुत न्यूज़ में है, नाटो, क्योंकि यूक्रेन वॉर की वजह से। विच कंट्री बिकेम 32nd मेंबर ऑफ द नाटो, यानी नाटो का 32वां मेंबर कौन बना? राइट आंसर हो जाएगा स्वीडन। और अगर आपसे पूछे नाटो बना कब, 1949 में नाटो बना था। इसका फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ इंडियाज़ फर्स्ट गवर्नमेंट ओन्ड OTT प्लेटफॉर्म। यहाँ पे कह रहा है कि गवर्नमेंट ओन्ड पहला जो है OTT प्लेटफॉर्म किस स्टेट के पास है? राइट आंसर हो जाएगा केरला। अगर आपसे पूछे कि उस OTT का नाम क्या है, तो सी स्पेस नाम है। OTT का फुल फॉर्म होता है ओवर द टॉप। अगला क्वेश्चन है, माई युवा स्कीम इज़ ऑफ विच स्टेट। माई युवा स्कीम किस राज्य में आया है? तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। और इसका अगर फुल फॉर्म पूछे तो मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है, व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2024। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में इंडिया की कौन सी रैंक है यहाँ पे पूछ रहा है, तो 42nd रैंक जो है इंडिया की है। फर्स्ट रैंक जो है US की है यहाँ पर। और अगर पूछे कि ये रिपोर्ट रिलीज़ कौन करता है, तो US चैम्बर ऑफ कॉमर्स ये रिपोर्ट रिलीज़ करती है। अब यहाँ से आप ये भी याद रखेंगे कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 में इंडिया की रैंक है 134th, और अगर वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की रिपोर्ट के हिसाब से पूछे इंडिया की रैंक 126th, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स पूछे तो 129th, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 85th। ये सारे लेटेस्ट वाले जो हैं डाटा हैं, तो इसको ज़रूर याद रखना है आपको। तो ये था हमारे शिफ्ट का सोल्यूशन भी, और 5 क्वेश्चन हमने बहुत इंपॉर्टेंट जो थे करंट अफेयर से वो भी किया। और यहाँ पे मैं जो भी क्वेश्चन कराती हूँ ना, वो सारे एग्जाम में रिपीटेड होते हैं, तभी मैं उसको कराती हूँ, क्योंकि ये रिवीजन सीरीज़ है तो इम्पॉर्टेंट चीज़ें करना ही ज़रूरी है। कमेंट सेक्शन में आप मुझे ज़रूर बताइएगा ये वीडियोज़ आपके लिए हेल्पफुल हैं या नहीं। और मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप जब भी वीडियो देखिए तो आप पहला वाला से ज़रूर देखिएगा प्लेलिस्ट में जाकर, और आप स्पीड ज़्यादा करके भी देख सकते हैं रिवीजन के लिए, और काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी अगर आपने पहले से देखा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन सच में रिपीट हो रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून, कीप लर्निंग।